नमस्कार। आइए आज का सेशन गायत्री महामंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम दैवीय सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं शिवम मिश्रा आप सभी का योग शिक्षक संघ के माध्यम से स्वागत करता हूं। मुझे आप सभी को इस संदर्भ में ये बताते हुए बहुत अच्छा महसूस होगा कि योग शिक्षक संघ पिछले जितने भी दिनों लगभग 2016 के बाद से आज अनवरत 4 वर्ष हो गए हैं योग शिक्षकों के उत्कृष्ट विवेचन हेतु कार्यरत है। आज का जो विषय मिला है मुझे मित्रों, वो योग एक कला है या विज्ञान है, और यदि कला है तो कैसे एवं विज्ञान है तो कैसे। ये इसी विषय पे आज की संगोष्ठी पे मुझे आमंत्रित किया गया है वक्तव्य के लिए। तो आज का जो वक्तव्य रहेगा मेरा, वो सिर्फ इस विषय पे केंद्रित होगा कि हम किस तरीके से इस विषय वस्तु को समझ सके कि वास्तव में योग कला है, कला के आयाम पे इसको माना जाए, या फिर योग को हम एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे देखें। चूँकि कला में और विज्ञान में अंतर होता है, चूँकि ये दोनों, कहा तो ऐसा जाता है कि कला एक ऐसी प्रतिभूति है जो अंतरंग में या तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या फिर आपके टैक्टिकल नॉलेज, या फिर आपके अनुभूतियों के आधार पे वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं और आप एक कलाकार कहे जाते हैं। जैसा आप अनुभव करते हैं अपने जीवन में, जो भी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं अपने पूर्वजों से, जो भी चीज़ें आप शिक्षा में ग्रहण करते हैं और उसको अपने तौर पे बदल के आप जब समाज के सामने पेश करते हैं तो आप एक कलाकार कहे जाते हैं। वैज्ञानिकता थोड़ी सी इससे भिन्न है। वैज्ञानिकता में हम ये प्राप्त करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ हैं वही चीज़ें अन्यत्र हर स्थान पे हैं, यथावत हैं, सर्वत्र हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो सेकंड की परिभाषा समझते हैं। सेकंड की परिभाषा को कहा गया वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान में कहा गया कि 91, 92, 63, 17, 70 बार जब प्लेटिनम इरिडियम की छड़ कंपन करती है तो ये मानक समय अंतराल 1 सेकंड कहलाता है। अब कल्पना कीजिए कितने सूक्ष्म समय को 1 सेकंड, हमारे लिए तो बहुत सूक्ष्म है, एक बार इधर से इधर सुई हुई और 1 सेकंड समाप्त हो गया। लेकिन यदि हम नैसर्गिक तौर पे देखें, वैज्ञानिकों के आधार पे देखें, तो हम प्राप्त करते हैं कि प्लेटिनम इरिडियम की छड़ जो है वो 1 मिनट में उससे निकलने वाले विकिरणों की संख्या भी कह सकते हैं आप, या उसके कंपन को कह सकते हैं, वो 91, 92, 63, 17, 70, इतनी बड़ी संख्या, 10 अंकीय संख्या है ये। वैज्ञानिकता इतने गूढ़ विषय तक जा सकती है। अब आप एटो, फेमेटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, इस तरीके के जो काउंटिंग्स को हम देखते हैं तो ये माइनस में, मतलब 10⁻⁻18 पावर तक अंदर जा सकती है। वैज्ञानिकता इतनी क्लिष्ट होती है। वैसे ही परमाणु, जैसे मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ के अंदर अणु है, अणु के अंदर परमाणु है, उसके अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, और उसके अन्यत्र भी न्यूट्रिनो और फिर एंटी न्यूट्रिनो जैसे तत्व भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वैज्ञानिकता इतनी इतनी ज़्यादा सूक्ष्म अवस्था तक जाती है। तो आज हम लोग अपने पूरे विषय में सिर्फ इसी विषय को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या योग एक वैज्ञानिक समन्वय के तौर पे देखा जाए। जैसा हम सभी जानते हैं कि हर विश्वविद्यालय में योग को एक विज्ञान के तौर पे ही रखा जाता है कि योग एक विज्ञान है या फिर योग एक कला है। जब हम इस विषय पे बात करेंगे तो हम बहुत सारे परिभाषाओं को देखेंगे, बहुत सारे आयामों को, बहुत सारे वैज्ञानिकों की जो सोच है, जो उनकी वर्णमाला है जिसको उन्होंने वैज्ञानिकता के लिए किया है, वो भी हम ज़रूर समझेंगे। इसके पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं कि योग शिक्षक संघ के जॉइंट सेक्रेटरी यानी सह सचिव होने के नाते आज इस 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हमने बिताया है उसमें लगभग मैराथन कॉन्फ्रेंस, और ये पूरे भारत में अपने आप में एक यूनिक तरीके की कॉन्फ्रेंस थी जो लगातार हुई है। 20 तारीख को हमारी बहनों ने कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमने लगातार 12 घंटे का कार्यक्रम रखा था, और आज 21 जून को हम 21 घंटे, अनवरत 21 घंटे की कॉन्फ्रेंस रखे हैं जिसमें देश के सिर्फ युवाओं को आमंत्रित किया गया था। वो युवा जो अपने आप में वायु के समान हैं, लेकिन उनके क्या कहते हैं, उनके जो अवयव हैं, जो उनके तत्व हैं, वो सारगर्भित होते हुए किसी मंच के
मंच ना मिल पाने के कारण वो अपने आप को कहीं अपने आप को अग्रेसित नहीं कर पाते हैं। हालांकि इन युवाओं में बहुत सारे ऐसे भी चेहरे हैं जो बहुत अपने आप में सक्षम है और मोटिवेटर हैं। जैसे हमारे बीच में आज जितने भी वक्ता पुरुष वक्ताओं के तौर पे आए, या फिर जो कल हमारी बहनें थी, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा उम्र ना होते हुए भी बहुत एक 30 वर्षीय अवस्था, 30 से भी कम अवस्था में एक आयाम सिद्ध किया है जो भारत के एवं विश्व के समस्त युवाओं को प्राप्त करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हम लोग ये संगोष्ठी कर रहे हैं और योग शिक्षक संघ की जो परिविधा हमारे परमादरणीय अध्यक्ष जी ने, परमादरणीय ज्वाइंट सेक्रेटरी महोदय ने, या फिर जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, उन सब ने जो भी संयोजनाओं को तय किया है, उन संयोजनाओं के आधार पे हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, मैं खुद भी विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। योग शिक्षक संघ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, योग शिक्षक संघ सिर्फ अपने नाम के अनुरूप बाय द योगा टीचर्स फॉर द योगा टीचर्स ही है। मतलब यदि आप योग शिक्षक हैं, योग के स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, या आप समन्वयक हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमारे इस पटल से जुड़े और आप जिस भी तरीके से चाहें, जो भी चीज़ें आपके विचार के अनुरूप आती है, और यदि आप उन मुख्य कार्यकारिणी को आप अपने विचारों से प्रभावित कर पाते हैं, तो निस्संदेह आपके विचारों को भी उतनी तवज्जो दी जाएगी जितना एक सर्वसाधारण व्यक्ति अपने कार्य को करा सकता है। ये एक तरीके से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यकीनन ये आपके उन्नति के लिए ही कार्यरत है। आज के इस सूची में हम अपने अलग अलग तमाम विषयों को हमने रखा। प्रातःकालीन हमारी बहन जानवी प्रतिभा मेहता जी जुड़ी गुजरात से। अभी थोड़ी देर बाद मेरे बाद से फिर हमारे भाई साहब राजपुरोहित भाई साहब, नीरज राजपुरोहित भाई साहब जुड़ेंगे, वो भी गुजरात से। मतलब भारत में आप समझ लीजिए कि ना केवल गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, ओवरऑल ना केवल इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट मैं ये बताऊँ आपको कि साउथ से भी हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हैं। पिछले दिनों परम आदरणीय वंदनीय माता जी भी आई थी, आपने उनको भी सुना होगा। कहने का मतलब है मित्रों कि आज का जो हमारा संदर्भ है, जिस संदर्भ पे हम लोग बात करने वाले हैं, वो संदर्भ विज्ञान एवं योग के वैज्ञानिकता एवं योग की कलात्मकता ही है। कलात्मकता क्यों है, ये इस विषय पे हम चर्चा करें, और वैज्ञानिकता क्यों है, इस विषय पे चर्चा करें। ये सिर्फ आयाम के आधार पे नहीं किया जा सकता। इसको इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस संगोष्ठी के अंत तक जाते समय आप ऐसा महसूस करेंगे कि वास्तव में योग कला भी है एवं विज्ञान भी है। और मैं आपको किसी भी ऑर्थोडॉक्स कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा जिसमें आप ये समझ ना सकें कि योग कला है या विज्ञान है। हमारे पास जो भी महत्ता है, जो भी चीज़ें हमने समझी है, वो चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं अपने सभी गुरुजनों को भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है कि तमाम मंचों के माध्यम से मैं अपने रिसर्च बिंदुओं को आपके सामने प्रेक्षित कर पा रहा हूँ। आइए विषय शुरू करते हैं। विषय है योग एक की कला। क्या योग एक कलात्मक विषय है? तो योग एक कलात्मक विषय तब होगा जब हम वास्तव में ये समझ पाएं कि योग क्या है। योग आप सभी को पता है, आप सभी विद्वान हैं। योग युज धातु से बना, और युज समाधो जो हमें पढ़ाया भी जाता है, बहुत छोटी कक्षाओं में ही योग की पढ़ाई दी जाती है कि योग युज समाधो के संदर्भ में ही जाना जाता है, जिसका तात्पर्य हो गया जुड़ना। मतलब आप जुड़ जाते हैं। योग हमें आज भी पढ़ाया जाता है, गणित में भी पढ़ाया जाता है, और सर्वत्र पढ़ाया जाता है कि एक और एक का योग जो है वो दो होता है। हमारे योग के संदर्भ में यही प्रक्रिया जो है वो आपकी आदि भौतिक आत्मा और आदि दैविक परमात्मा के साथ में योग के विषय में समन्वित की जाती है। मतलब योग आपके आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये कला कैसे है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कला है या विज्ञान है। देखिए, आप बहुत सज्ज हो जाएं इस विषय को समझने के लिए कि योग की कलात्मकता तब मान्य होगी जब आप उस चीज को इतनी प्रखरता के साथ में करें कि वो वास्तव में एक कलात्मक रूप को धारण करें। आप समझें कि जिस प्रकार एक कलाकार होता है जो अपने चित्रों के माध्यम से आपके मन को मोह लेता है, एक संगीतज्ञ है जो अपने संगीत के, अपने सुरों के माध्यम से आपको मन को मोह लेता है। इसी प्रकार एक ऐसा विवेचन कहा जा सकता है कि न केवल संगीतज्ञ कलाकार, अपितु रेत से बना कलाकृतियां बनाने वाला व्यक्ति भी कलाकार होता है। अपने मुखारविंदों से विभिन्न प्रकार के शब्दों
का उत्कीर्णन करके अपने आप को, अपने समाज को बांध लेने वाला व्यक्ति भी एक कलाकार होता है। इतने सारे कलाकार, इतने सारी कलाओं का जो योग हो गया, ये आपकी कला को प्रदर्शित करता है। तो योग में कला कैसे महत्वपूर्ण है? योग में कला तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप योग के अर्थ को अपने जीवन में उतार सकें और फिर अपने गुणों के आधार पे आप समस्त समाज को बांध सकें। फिर योग एक कला के तौर पे, आप कलाकार के तौर पे जाने जाते हैं। आप योग साधक हैं यदि आप योग, या देखिए योग में बहुत सारे आयाम हैं। हो सकता है कि आप एक योग के व्यवसायी भी हो सकता है कि आप सिर्फ योग अपने स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन तब तो एक कला का विषय बहुत ज़्यादा है। कैसे है, अगले क्रम में मैं आपको बताता। अब जैसे अष्टांग योग, पतंजलि की जो थियरी है पूरी पूरी अष्टांग योग को जो उन्होंने प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार में हठ योग में जो कहा गया कि केवलम राजयोग आय हठ योग उपदेश्यते, मतलब राजयोग के लिए हठ योग का उपदेश किया गया है। और इसी प्रकार पतंजलि इन दोनों को कोरिलेट करते हैं और समझते हैं कि हठ योग मतलब राजयोग के लिए सिर्फ हठ योग का उपदेश दिया गया। आज बहुत सारे मित्रों को यही नहीं पता है कि हठ योग करते क्यों हैं। क्यों स्वामी घेरंड संहिता, स्वामी स्वात्माराम जी ने जो हठ योग प्रतिपिका में उन्होंने कहा कि केवलम हठ राजयोग आय हठ योग उपदेश्यते, मतलब सिर्फ राजयोग के लिए। अब राजयोग क्या है, विवेकानंद जी अपनी किताब में राजयोग का बहुत विस्तृत विवेचन किए हैं। हम जब उस विवेचन में बहुत आराम से पहुंचते हैं, उस मनोभाव को प्राप्त करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में जो राजयोग है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे कला की बड़ी आवश्यकता है। आप 1 घंटे भी यदि आप मेडिटेशनल पोज में बैठते हैं और आप समय के लिए आप कंसंट्रेट करते हैं मध्य बिंदु पे, लेकिन जब ये मध्य बिंदु आपको इंगित कराने लगता है, जब आपकी त्रिविमीय दृष्टि हो जाती है आंखों के मध्य में, उस अवस्था के दौरान आपके मन में विचारों का एक जखीरा आता है। आप अपने तुरंत के जो प्रभाव होते हैं, जो आपके ऑटोमेटिकली जो रिफ्लेक्शंस होता है, जो माइंड के चेतन, अवचेतन एवं सुपर चेतन मन के आधार पे जो विभाजित किया गया है, वो विचार आपके मस्तिष्क में आता है। आप मेडिटेशन में बैठे, आपने मुद्राएं लगाई, आप कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आप महसूस करेंगे कि उसी तुरंत कुछ ही मिनट के बाद से आपके मन में ख्यालात आने शुरू होते हैं। वो कैसे ख्यालात होते हैं? ये ख्यालात ऐसे होते हैं जैसे आप भावना कीजिए कि आप कहीं अभी आपने आप कुछ खा के आए हैं, या फिर आपके मन में कोई नकारात्मक बात आ रही हो, या फिर आपको कहीं किसी और जगह जाना हो, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। और जब हम ऐसी, आप एक बात और याद रखिए, जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं, जब मेडिटेशन, जब हम खुद को समय दे रहे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम मैक्सिमम ये देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे ख्यालात जो हैं वो जुड़ नहीं पाते, हम खुद से ही नहीं जुड़ पाते हैं। मित्रों, कला की आवश्यकता यही पड़ती है। योग एक कलात्मक रूप है और ये कलात्मकता तब सिद्ध होगी जब आप अपने आप को एक कलाकार माने। योग के सिद्ध साधक होते हुए भी, जितने भी सिद्ध साधक हुए हैं, आप सभी को देख लीजिए, उनके पास एक प्रखर वक्ता होने का गुण रहा है, अन्यत्र उनके चेहरे पे एक तेज रहा है, अन्यत्र उनके चेहरे पे, उनके शरीर में एक स्फूर्ति रही है, अन्यत्र उनके पूरे वाणी में एक ऐसी कुशलता रही है कि उन्होंने जो शब्द कहा है वो सत्य हो गए हैं। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहां हम ये महसूस करते हैं कि वाकई में चीज़ें घटित हो गई हैं। जैसे मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि क्या कहते हैं, दुर्वासा ऋषि का आश्रम था यमुना किनारे, और कृष्ण जी जो थे वो इधर रहते थे यमुना के दूसरे साइड में। तो ये मथुरा की बात है। ये उन दिनों गोपी जो थे वो हमेशा आते थे और कृष्ण को भोजन कराया करते थे। तो कृष्ण को भोजन, एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो कृष्ण को भोजन कराते हैं और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम कराते हैं, कोई विशेष त्यौहार था। तो ऐसी अवस्था में क्या, अब ऐसी अवस्था में जब वो पहुंचे कृष्ण के पास में, तो कृष्ण को भोजन कराया बड़े प्रेम से और कहा कि कृष्ण मुझे उस पार करा दो, तुम्हारे पास तो संसाधन हैं बहुत सारे, मुझे दुर्वासा ऋषि, आप अभी भी जाएंगे मथुरा में तो आप महसूस करेंगे कि कृष्ण जो कंस का जो किला है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वहीं पे मथुरा में ही दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। तो कृष्ण से कहा गोपियों ने कि हे कृष्ण, मुझे उस पार करा दो, तुम तो संसाधन युक्त हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे संसाधन हैं।
तो कृष्ण ने कहा कि हाँ ज़रूर, वो मुझे भोजन करा दो। अब भोजन किया कृष्ण ने, और फिर कहा कि जाओ और जाके यमुना जी से कहना कि यदि कृष्ण ने अपने जीवन में किसी भी कन्या या गोपी या किसी भी कन्या की तरफ गलत दृष्टिकोण ना रखा हो, तो हे यमुना जी, आप मुझे रास्ता दीजिए, और ताकि हम दुर्वासा ऋषि के पास जा सकें। गोपी सारे बिल्कुल स्तब्ध, क्या बात कर रही, 16,000 कलाओं से युक्त ये व्यक्ति, 16,000 रानियाँ जिसकी पटरानियाँ हो, जिसे रानियाँ नहीं पटरानियाँ जिसकी हो, जो इतने सारे संसाधनों का युक्त हो, जो हर किसी का प्यारा हो, वो ये कह रहा है कि किसी की तरफ कोई इसका दृष्टिकोण ही नहीं है। वो इन सब में स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ का मतलब अपने आप में भी जो सम्य अवस्था में है, ना वो इधर है ना वो इधर है, बिल्कुल मध्य में है। ऐसी सम्य अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है? मतलब ये तो गोपियों के समझ से बाहर की चीज थी। बहरहाल भरोसा तो करना ही था, चूंकि ईश्वरीय प्राणीदान की बात थी। अब पहुंचा फिर यमुना जी से, गोपियों ने कहा, हे यमुना माँ, मैं मानता तो हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा है कि यदि वो कभी किसी गोपियों की तरफ कोई दृष्टिकोण ना रखा हो किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए, दुर्वासा ऋषि के पास जाना। इतना कह के गोपी अब धीरे धीरे मुड़ने ही लगे थे। तब तक क्या देखते हैं कि यमुना जी बीच में से बिल्कुल सूख गई और रास्ता बन गया। ये सारे देख के बिल्कुल स्तब्ध हो गए सभी लोग कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसा चमत्कार है। ये बात उनके समझ में नहीं आई, लेकिन फिलहाल तो जाना था दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। पहुंचे दुर्वासा ऋषि के आश्रम में। बहुत दुर्वासा ऋषि जो थे वो बड़े गुस्से वाले व्यक्ति थे, उनको गुस्सा बहुत तेज आता था। ये भी एक बात आप जान लीजिए, जब आप साधना में जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर तेज बढ़ता है, और तेज के कारण आपके मस्तिष्क में एकाएक आप महसूस करेंगे कि आपका सर जो है वो भारी होने लगे। मतलब आप एकाएक अपने आप को बहुत क्रोधित महसूस करते हैं। ये साधना का एक इफेक्ट है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। तो कृष्ण पहुंचे दुर्वासा ऋषि के, कृष्ण के जो गोपी थे वो पहुंचे दुर्वासा ऋषि के आश्रम में और कहा, हे नाथ, हमसे बहुत हमें पता है कि ये बहुत एक क्लिष्ट विषय है, लेकिन फिर भी हम लोग चूंकि कृष्ण ने भेजा है, हम लोग उसके लिए कुछ दही लाए थे, तो हम चाहते हैं कि हम आपको प्रदर्शित करें। ए प्रभु, आप देख लीजिए कि अगर आप ले सकें ये दही। तो दही जो थी वो दुर्वासा ऋषि देखे और बड़े खुश हुए, अरे कृष्ण ने भेजा है, लाइए लाइए मेरे पास लाइए। फिर वो खूब चाव के साथ में दही का पान उन्होंने किया, दही खाया, और फिर बोले ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप अब जाएं। तो जब वो वहाँ से निकलने लगे, जिस समय वो वहाँ से निकलने को हुआ, तो उन्होंने बोला कि अब क्या इनसे, दुर्वासा ऋषि चूँकि गुस्से में आ जाते थे बार बार, तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, अब आप मुझे एक कृपा बस कर दीजिए, मुझे जाना है उस पार, चूँकि हम लोगों को वापस जाना है अपने मथुरा में। तो आप यमुना जी से बोल देते कि चूँकि यमुना जी की आप आराध्य हैं, तो आप एक बार बोल देते कि आप सूख जाए तो हम लोग चले जाते। तो बोले कि ठीक है, आप जाएं और जाके यमुना जी से बोलिएगा कि यदि दुर्वासा ऋषि ने जीवन में कभी भी दूर्वा के अलावा, दूर्वा यानी घास के अलावा कुछ ना खाया हो, तो आप सूख जाइए और मुझे रास्ता दे दीजिए। ये कहना था कि सभी जो गोपी थे वो स्तब्ध रह गए। हे प्रभु, ये कैसे व्यक्ति हैं, अभी अभी ये दही खाए हैं, अभी इन्होंने मुंह भी नहीं धोया है, और बोलते हैं कि सिवाय दूब के कुछ ना खाया हो। कैसे व्यक्ति हैं ये तो क्या कहते हैं कि विषयाघात हो सकता है, हम लोग डूब सकते हैं यमुना में। लेकिन चूंकि दुर्वासा ऋषि गुस्से वाले, वो मजाक मजाक में भी श्राप दे दिया करते थे। तो बोला उन्होंने कि ऐसा है कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। दुर्वासा उनका नाम इसीलिए पड़ा था मित्रों, क्योंकि वो सिर्फ दूब खाते थे, लेकिन आज उन्होंने दही खाई थी कृष्ण के कहने के कारण। अब पहुँचे सारे गोपी, यमुना जी को बोला, हे यमुना माँ, यदि आप हमें रास्ता देती तो बड़ी कृपा होती। वो दुर्वासा ऋषि ने भेजा है और बोला है कि दुर्वासा ने यदि कभी जीवन में दूब के अलावा कुछ ना खाया हो, तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए। असंभव, बिल्कुल ये ऐसा कार्य था जो सभी गोपी देखते रह गए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो। और उसके बाद हाथ जोड़ के यमुना माँ के सामने खड़े ही थे, तब तक यमुना माँ बीच से सूख गई। वो निकल के आ तो गए, लेकिन अब उनके मन में प्रश्न की शंका, इतनी सारी शंकाएं। बोले रोज कृष्ण को देखते हैं, इतनी सारी गोपियों के साथ लीलाएं रचाता है, रोज दुर्वासा ऋषि के विषय में पूरा जगत जानता है कि दुर्वासा ऋषि सिवाय घास के अन्यत्र कुछ खाते ही नहीं है। हे माँ, ये क्या था? ये थी मित्रों योग की कला।
ये क्या है? एक कलाकार। आप अपने आप में किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ हो पाते हैं, किस प्रकार से अपने आप को समत्व में लेके आ पाते हैं, किस प्रकार आप अपनी इक्विलिब्रियम को सेट कर पाते हैं, अपनी आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस को कितना एनहांस कर पाते हैं कि आप जो भी हो उसके अलावा भी आप जो हो वही आपका कलाकार है और वही आपके योग को इंगित करेगा। योग बल, आप हमेशा से एक शब्द सुनते होंगे। भौतिक विज्ञान में यदि हम देखें तो बल की परिभाषा बड़ी सिंपल आती है, F=ma में, यानी द्रव्यमान जिसके में हो और त्वरण जिसके में हो, जो मतलब आपके अंदर वजन भी हो, आपके अंदर द्रव्यमान हो और वो त्वरित हो, मतलब उसमें कोई गति हो, लगातार वो मूवमेंट हो, तो वो वहां एक बल कार्य करता है। F=ma, ये सर्वसाधारण से दी हुई परिभाषा है जो नैसर्गिक है, पूरे यूनिवर्सल है ये। लेकिन योग में बल का क्या बात है? योग में बल कैसे हो सकती है और ये कला से कैसे जोड़ी जा सकती है? देखिए, योग बल आप महसूस करते होंगे कि योग बल के आधार पे गोरक्षनाथ जी जो थे वो उड़ा करते थे, मत्स्येंद्र नाथ जी जो थे वो योग बल के कारण मछली के रूप में ही पूरे योग शास्त्र को समझ पाए। ये योग बल ही होता है जिससे व्यक्ति पानी के ऊपर तैरने लगता है। आजकल भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े आराम से पानी पे चलते हैं, मतलब तैर पाते हैं, सतह पे रह पाते हैं। पहले प्राचीन जमाने में योग बल के कारण ही लोग पानी पे चल जाया करते थे, अग्नि पे चल जाया करते थे। ये बल कैसे काम करता है और ये कलात्मक रूप से कैसे है, ये समझना हमें बड़ा मूलभूत कारक प्रदान करता है। अब हमें ये समझना होगा कि योग बल एक कला कैसे है। देखिए, योग में जो आयाम बताए गए हैं विभिन्न ऋषियों के माध्यम से, आप पतंजलि का तो एक एक सूत्र पढ़ते हैं, बस एक पतंजलि योग सूत्र की जो किताबें हैं जिसमें साधन समाधि पाद आदि हैं वो समझते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा दर्शन है। 6 ऑर्थोडॉक्स दर्शन है भारत में, जिसमें सांख्य है, योग है कपिल मुनि द्वारा, और भी ऐसे ही अन्यत्र 4-5 हैं जो हमारे जैसे विधि वगैरह भी हैं। लेकिन योग दर्शन के मूल तत्वों में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप वहाँ पाएंगे, और उसके ऊपर न जाने कितनी टीकाएं लिखी गई हैं। एक एनसाइक्लोपीडिया है, योगेंद्र सिंह जी ने लिखी है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी ने लिखी थी, मुंबई से थे। उन्होंने लिखा अपने एनसाइक्लोपीडिया में कि योग के बल को यदि हम देखें तो योग का बल एक ऐसी कला है जो सिर्फ योग के मूलभूत तत्वों के अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। अब मूलभूत तत्व क्या है? जैसा देखिए, हमें ये पता है कि एक अध्यापक होते हुए, एक शिक्षक होते हुए और एक आप ट्रेनर या थेरेपिस्ट या आप भी शिक्षक होते हुए, हम योग के नाम के अनुरूपण में सिर्फ आसनों की प्रतिभूति को प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तविकता आप सभी को पता है कि ये तो हमारा 1/10वां हिस्सा भी नहीं है आसन, इसके अन्यत्र भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अष्टांग योग ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमेशा प्राप्त करते हैं। तो क्या ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हम अपने कलात्मक रूप को प्राप्त कर पाते हैं, योग की सारी कलाओं को महसूस कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अभी मैं आपको ये समझा भी दूंगा और आप सिद्ध भी करेंगे, आप खुद से भी आप ये महसूस करेंगे कि क्यों योग बल हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। योग बल में तो इतनी ताकत होती है कि यदि आपने मुख से बोल दिया कि सुबह है तो सूर्य को रुक जाना पड़ता था। वो योग बल ही था भीष्म पितामह का, जिन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा का त्याग नहीं करूंगा, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे तो मैं अपने अपने प्राण को त्याग दूंगा और फिर मैं इस इहलोक को छोड़ दूंगा और फिर गोलोकवासी हो जाऊंगा, मैं परम धाम को प्राप्त करूंगा। ये योग बल ही तो था। कृष्ण को योगेश्वर और महादेव को योगेश्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये योग बल ही तो होता है। न जाने कितने हठ योगी होते हैं जो अपने योग बल के आधार पर वर्षों वर्षों तक भूखे प्यासे रह जाते हैं। साइंटिफिकली सिद्ध कर पाना बड़ा मुश्किल है, और विज्ञान इस बात को कई बार वो महसूस नहीं कर पाता है कि क्या चीज़ें हैं। वैज्ञानिकता में आप एक बात महसूस करेंगे कि हमारे तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी, जब वो, चूंकि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, उन्होंने अपने रामायण में लिख दी, जो क्या कहते हैं, जो हनुमान चालीसा है उसमें उन्होंने लिखा कि सूर्य के विषय में कि सूर्य कितने दूर है। तो सूर्य की दूरी को उन्होंने अपने गणनाओं के आधार पे, अपने विभिन्न बलों के आधार पे पूरित करके और लिख दिया। उसको विज्ञान बहुत बाद में सिद्ध किया है। वैसे ही योग बल एक ऐसा बल है जो अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है, और जो चीज सिद्ध ना हो पाए वो सिंपली वही तो आर्ट है, वही तो कला है। क्योंकि प्रैक्टिकली आप आजकल आर्टिस्टों को देखते
होंगे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे गायकार होते हैं जो अपने एक गले से 20 आवाज में गा सकते हैं। एक ऐसे आप मिमिक्री वाले व्यक्तियों को देखते होंगे जो अपने गले का प्रयोग करके न जाने कितने एक्टरों की आवाज निकाल देते हैं और वो आपकी भी आवाज निकाल सकते हैं। इतनी उनके अंदर योग्यता होती है, जो कि वैज्ञानिक तौर से संभव बड़ा कठिन है। वो वैज्ञानिकता उसको सिद्ध नहीं कर पाती है, और जिस चीज को वैज्ञानिकता ना सिद्ध कर पाए वही कलात्मकता है। तो वैसे ही योग बल है। योग बल की कलात्मकता के विषय में हम बात करें तो योग बल तब कलात्मक हो जाता है जब आप उसको अपने आप में महसूस करना शुरू करते हैं। उसके लिए पतंजलि ने कुछ आयाम बताए हैं। आज तक आप महसूस करते होंगे प्राचीन काल के जो व्यक्ति थे वो समाधि की बात करते थे। मतलब आज हम देखिए कितने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, और ये स्तर न जाने कहाँ तक गिरेगा कि हम यम नियम आसन प्राणायाम से शुरू होते हैं और जाते जाते समाधि की बात करते तो हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्या हमें ऐसी कलात्मकता नहीं डेवलप करनी चाहिए कि हम समाधि के भी स्तर पे चर्चा करें? हमारे पास में कुछ संप्रज्ञात असंप्रज्ञात जैसी समाधियाँ जो हमारे अपने पुस्तकों में वर्णित हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसकी नीड को इस तरीके से डेवलप करें कि वो चीज़ें हम अपने 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 आयामों के माध्यम से आप सभी तक प्रेषित करें। हम सभी को करना चाहिए। ये तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में एक विशेष बल आ जाए, और वो बल जो है वो सिर्फ आपको कलात्मकता दे सकती है। वो कलात्मकता कैसे डेवलप हो, इसके लिए भी विभिन्न पुस्तकों में योग के तमाम, जैसे योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने लिखा है कि आपको यदि कोई भी इस प्रकार की चीज़ें जो योग के लिए बड़ी सहायक हों वो प्राप्त करनी है, उसके लिए कुछ नियम फॉलो करने हैं। जैसे अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, हमारे बहुत विद्वान जन हमारे साथ हैं, जुड़े भी हुए हैं, वो ये बात महसूस करते हैं। हमें पढ़ाया जाता है बहुत छोटी कक्षाओं में ही योग की, कि जब भी आप आसन, जब भी योग करना हो तो उसके लिए नदी का किनारा हो, सुंदर मनोरम वातावरण हो, या फिर क्या कहते हैं गाय के गोबर से लिपा हुआ आश्रम हो, वहाँ पे योग अभ्यास किया जाए। इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। हम उतना फॉलो नहीं कर सकते हैं आज के इस जीवन में, क्योंकि कंक्रीट से बना हुआ ये शहर आपको ये चीज़ें करते हुए जैसे ही करना शुरू करेंगे वो आपको एक पिछड़ा हुआ मान लेगा, आपको समझ लेगा ये शहर, वो आपको अपना ही नहीं पाएगा ये शहर। तो हम योग बल कैसे डेवलप करें? तो आज योग बल की आवश्यकता जो है, जो योग की वास्तविक कलात्मकता है, उसको डेवलप करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे पास अन्य क्या विषय वस्तु हैं जिसको लेके हम अपने कलात्मकता को डेवलप कर सकते हैं। अब इसके लिए बेसिक स्तर पे बात करें, बहुत सूक्ष्म स्तर पे बात करें, तो हम पतंजलि को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि पतंजलि को योग का फादर माने योग के पिता के तौर पे देखा जाता है। हालांकि योग के विषय में अन्य बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे विभूतियों ने अपना ज्ञान दिया है और आज भी दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें जो शुरू की थी, जो योग बल उन्होंने अपने, चूँकि होता क्या था पहले के समय में, ऋषि अपने ध्यानावस्था में बैठते थे और अपने फिर वो जो अपने अपने आदि मस्तिष्कीय ज्ञान के आधार पे, वो दैवीय गणनाओं के आधार पे चीज़ों को प्राप्त करते थे। और वो कैसे प्राप्त करते थे? अब जैसे चरक जो थे उन्होंने वो बैठे और वो खुद जाते थे, एक एक पौधों से पूछते थे, बताइए हे पौधे, आप मुझे बताइए, हे 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 जड़ चेतन समाज के इस पूरे संसार के आप जो भी हैं करता, आपके अंदर क्या गुण है? और पौधे बताया करते थे कि हे चरक, मेरे अंदर जो है बुखार को हर लेने की असीम क्षमता है। वो बताया करते थे कि हे चरक, मेरे पास ये गुण है। और फिर चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे न जाने कितने हमारे जो चिकित्सक, प्राचीन चिकित्सक हैं, उन्होंने फिर आयुर्वेद और तमाम वेदों का वर्णन किया। मित्रों, इन सारे प्रकरणों में हम एक बात ये समझ पाए कि अगर हम अपने आप को कुछ चीज़ों में, अगर कुछ आयाम में अगर बांध लें तो निसंदेह हम अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। और वो चीज़ें कैसे प्राप्त हो सकती हैं, उसके लिए पतंजलि के बेसिक सूत्रों से ही प्रारंभ करते हैं। अब हम बात करते हैं, सपोज कीजिए, कलात्मकता, योग बल की कलात्मकता कैसे प्राप्त करें, क्योंकि बल जो है वो वैज्ञानिक कारण भी है और बल ही है जो आपको कलात्मक भी बनाता है। तो कलात्मकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कलात्मकता प्राप्त करने के लिए आपको योग के सबसे प्रथम तत्व जो यम के तौर पे जाना जाता है, यम। अब एक बात आपके मस्तिष्क में आनी चाहिए कि पतंजलि ने इसका नाम यम क्यों दिया? ये बड़ा प्रश्न है। मेरे मस्तिष्क में हमेशा ऐसी चीजें कूदती रहती हैं कि इसका नाम ये ही क्यों रखा, आसन का नाम आसन ही क्यों रखा? तो उसकी परिभाषा भी दी उन्होंने, पतंजलि ने, आसेत इति आसनम, जो मतलब आसित पूर्वक जो हो सके, वो मतलब जो सुखम स्थिरम सुखम आसनम, ऐसी तमाम चीजें उन्होंने लिखी। लेकिन एक बात आप याद रखिए, पहले के ऋषियों में एक बात गूढ़ होती थी कि वो अपनी बातों को बहुत संप्रज्ञात लोगों तक ही पहुंचाते थे। वो उन्हीं लोगों तक, इसीलिए योग को गूढ़ ज्ञान कहा गया है। कहा जाता था कि योग
योग हर व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता है। पहले लोग कान में कहते थे और कान में ही अगला व्यक्ति सुन के और उसी चीज़ का वो फॉलो करता था। लेकिन आज के समय में जब योग को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे वैश्विक पटल पे योग को बढ़ा रहे हैं, तो निसंदेह हमें ये समझना होगा कि योग के अन्य आयाम को हम कैसे सिद्ध कर सके। हम ही वो व्यक्तित्व हैं जो योग के नए आयाम को जब यदि हमने विश्व के वैश्विक पटल पे सामने रखा है, तो हम ही वो व्यक्ति हैं जो योग को वास्तविक तौर पे आप सभी के सामने रख सके। जो उसके सूक्ष्म परिवर्तन हैं, जो योग के रिसर्चर्स हैं, उन सभी से भी अनुग्रह है ये कि वो योग के सूक्ष्म अनुसरणों को आपके सम्मुख रखें और आप फिर उन आधार पे, क्योंकि देखिए हम यदि अष्टांग योग फॉलो करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान और समाधि तक फॉलो करते हैं, तो हम आसन प्राणायाम तो बहुत हद तक फॉलो कर पाते हैं। आज के आने वाले नए जो युवा हैं, जिनके पास में इतनी गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है, और क्या गजब है, 82,000 आसनों जैसे आसनों को कर पाना उनके लिए कोई क्लिष्ट कार्य नहीं है। हठ योगी हैं वो, लेकिन वो भी क्या कहते हैं, समाधि तक नहीं पहुंच सकते, या समाधि जैसी चीज़ों को वो मस्तिष्क में नहीं ला सकते। ऐसा क्यों है? हम आसनों के आधार पे, या अब बात करते हैं बहुत और सूक्ष्म स्तर पे, तो यम के स्तर पे देखें तो हम क्या कहते हैं, शौच या नियम के स्तर पे शौच स्वाध्याय तप नहीं देख सकते, अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य नहीं देख सकते। ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं? योग बल हमें इन्हीं सारी चीज़ों से ऊपर लाने की प्रक्रिया समझाता है, और यही योग की कलात्मकता है। अब मेरा प्रश्न था कि यम क्यों कहा उन्होंने, नियम क्यों कहे उन्होंने, नियम का नाम ही क्यों लिया? वो जैसे नियम जैसे शब्दों का क्यों शब्द ही क्यों चुना उन्होंने? नियम, आसन तो चुना उन्होंने, बता दिया, प्राणायाम चुना उन्होंने, बता दिया कि जी प्राणों का आयाम है प्राणायाम। तो ये चीज़ें जो है आपको ये बताएंगी कि वास्तव में योग की कलात्मकता क्यों, क्योंकि कलात्मकता यहीं से शुरू हो जाती है। आप देखिए उन्होंने कितने कलात्मकता से आसन नाम ही दिया, योग शब्द को युज धातु से ही जोड़ा गया, क्योंकि युज धातु जो है वही है जो योग को परिभाषित कर सकती है। इसके अन्यत्र और कोई शाब्दिक शब्द नहीं है जो आपके इस शब्द को पूरा विवेचित कर सके। पहले संस्कृत की भाषा जो है वो बड़ी गूढ़ है, उस भाषा में एक बात विशेष है कि वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे भी आपको ये बता पाती है कि यदि एक शब्द भो मित्र, मतलब हे मित्र, इस तरीके के जो छोटे छोटे शब्द हैं, इसमें बड़ी गूढ़ता होती है। इन्हीं सारी विवेचनों को रख के योग की कलात्मकता डेवलप की गई। पतंजलि हो, योगी वशिष्ठ हो, या फिर स्वात्माराम जैसे, घिरण संहिता जैसे, स्वामी घिरण जैसे, और भी न जाने कितने भी जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को यदि हम प्राप्त करें तो ये महसूस करेंगे कि योग के अंदर कलात्मकता के साथ साथ वैज्ञानिकता भी उतनी ही व्याप्त है। हालांकि कलात्मकता के तौर पे अब यदि अहिंसा के प्रथम पाद, मतलब प्रथम तत्व को लेते हैं, जो है क्या कहते हैं कि अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, अहिंसा को लेते हैं, तो अहिंसा में देखते हैं कि वो भी 3 प्रकार का, कैसा, मनसा वाचा कर्मणा। अब मन से हिंसा ना हो, वाचिक तौर पे हिंसा ना हो, कर्मिक तौर से हिंसा ना हो। अब ये संभव कैसे है? क्या हिंसा सिर्फ किसी को मार देना है? नहीं। क्या हिंसा सिर्फ किसी की हत्या कर देना है? नहीं। इसके अन्यत्र भी इसमें बहुत गूढ़ ज्ञान उपस्थित है, जो हमें यह समझाता है कि वास्तव में अहिंसा मानसिक तौर पे तो होती ही है, वाचिक तौर पे भी अहिंसा है, और कार्मिक तौर से तो बहुत हद तक है ही है। आज हम हिंसा को या अहिंसा को सिर्फ कार्मिक तौर पे देखते हैं। कार्मिक तौर पे कैसे? सपोज कीजिए एक कसाई है और उसने एक किसी बकरी का या किसी भी जीव की हत्या कर दी, तो वो एक अकार्मिक माना, मतलब एक तरीके से कहा जाएगा कि वो कर्म से हिंसक है। लेकिन क्या आप हिंसक नहीं हैं? क्या मैं हिंसक नहीं हूं? मैं तब तक हिंसक हूं जब तक मैं अपने मानसिक तौर पे ही अपनी ऐसे विषय वस्तु को रखे हुए हूं जो हमें हमारी कलात्मकता को डेवलप होने ही नहीं देती है। जैसे एग्जाम्पल है मेरे सामने कि अगर मान लीजिए मेरे मन में किसी कैसा भी द्वेष का भाव चल रहा है, जैसे जो देखिए योग के इन्हीं सारी बातों को पतंजलि ने आगे बताया भी है कि द्वेष हो गया, अंग में चत्व हो गया, अनिद्रा अस्मिता क्लेश, द्वेष अभिनिवेश, अंग में चत्व, ये ऐसे गुण जो है वो योग को बाधक बनाते हैं। लेकिन पतंजलि की एक बहुत खास बात है, वो हर एक सूत्र जब बताते हैं ना, तो उस सूत्र के अन्यत्र भी वो सारे सूत्रों को कहीं ना कहीं उसमें हर एक सूत्र अपने आप में पूरा योग का योग सूत्र है। ये बात आप जान लीजिएगा। इसीलिए उन्होंने योग सूत्र कहा है, मतलब फॉर्मूला कहा है। जैसे हम लॉग का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, लॉग ए लॉग एक्स यूज करते हैं, इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाता है। इसी सिमिलरली योग के में भी ऐसी ही तात्विकता हमको प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? देखिए, अगर हमने महसूस कीजिए कि हमने मन के तौर पे कोई चीज़ें द्वेष का
भाव हमने डेवलप कर लिया तो हम योग में फेल हैं। योग में भले पूरी तरीके से ना फेल हो, लेकिन एक नंबर तो हमारा कट गया यहीं पे। अब कैसे कटा वो आप महसूस कीजिए। मनसा वाचा कर्मणा के तौर पे आप हिंसक हो गए, और हिंसा आपको, अहिंसा के जस्ट अगेंस्ट की बात हो गई, और आप अपनी कलात्मकता डेवलप नहीं कर पाए। इसलिए जो पूरा प्राप्त करना था, जो 100% योग बल प्राप्त करना था, जो योग की कलात्मकता प्राप्त करनी थी, वो संभव नहीं हो पाया और आप यहीं पे फेल कर गए। ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे आप समझेंगे कि वास्तव में हमें मन से वाचिक तौर पे, कार्मिक तौर पे भी ये समझना होगा। देखिए होता है कि मृदु वदति, मतलब आप मीठा बोलिए, तो क्या सिर्फ ये अहिंसा का कारक बनेगी? मतलब ये क्या ये हमारे लिए अहिंसा है? हाँ, ये आपके लिए अहिंसा भी है और आपके योग बल की कलात्मकता को डेवलप करने का बहुत बड़ा कारक भी है। मतलब आप कैसे अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, वो चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, यदि मान लीजिए आपने किसी को कटु बोल दिया, तो निसंदेह आप या तो उससे ताकतवर हैं या आपसे कमज़ोर हैं। यदि आप उससे ताकतवर हैं तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यदि आप उससे कमज़ोर हैं तो आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए फिर चीज़ें सकारात्मक नहीं रही। मतलब आपने किसी को बहुत ज़ोर से डांट दिया और वो आपसे ताकतवर है तो फिर वो आपकी दवाई तो कर ही देगा, लेकिन यदि वो आपसे कमज़ोर है तो वो बेचारा अपने मन में रख लेगा, और वो जो उससे जो वाइब्स निकलेंगी, अभी मैं आपको योग की वैज्ञानिकता में सिद्ध करूंगा, वो जो वाइब्स निकलेंगी उसके मस्तिष्क से, वो आपके कष्ट का कारक बनेंगे। फिर आप योग में कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1% तो फेल है। आज मेरे को बड़ा कष्ट होता है, इस विषय को मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज रखना चाहिए, चूँकि योग की कलात्मकता पे बात है। आप महसूस करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो योगी हैं, ना योगी कहूँ मैं उनको, योग क्या कहते हैं, प्रैक्टिशनर को, वो बुराइयों के विषय में बात करते हैं। देखिए, अहंकार का ना होना भी एक अहंकार को जन्म दे जाता है। सपोज कीजिए कि आप कहते हैं मुझे अहंकार नहीं है, और आप फिर आप टाइट होना शुरू करते हैं, मैं कह रहा हूँ ना मुझे अहंकार नहीं है, मुझे अहंकार है ही नहीं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अहंकार है। आप समझ रहे हैं किस विषय की बात कर रहा हूँ मैं? ये ऐसा अहंकार है, आप कहते हैं मैंने ये कह दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे अहंकार तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे अहंकार नहीं है। यही अहंकार है मित्रों। अहिंसा भी कुछ इसी प्रकार की होती है। जब आप शुरू करते हैं योग के प्रथम तत्व को, तो ही आपके अंदर आप ये महसूस करेंगे कि आप जैसे ही एक कदम प्राप्त करते हैं, एक सफलता प्राप्त करते हैं, आपके अंदर अहंकारिता की एक भावना जन्म होती है, और एक चीज़, एक रोग कई सारे रोगों को जन्म देता है। तो ये होती है योग की कलात्मकता। आप अपने कितने अंदर, अपने आप में कितने बड़े कलाकार हैं, योग को कितना आप कितने कलात्मक भाव से लेते हैं और अपनी कलात्मकता को कैसे डेवलप करते हैं, ताकि वो आपके हर एक अंग अवयवों में आपके व्याप्त हो। आप यदि जड़ अवस्था में हो तो भी, और चेतन अवस्था में हो तो भी, यदि आप सुप्त अवस्था में हो तो भी, और जागृत अवस्था में हो तो भी, यदि आप चलित हो तो भी, यदि आप ना चल रहे हो तो भी, इन सारी कंडीशंस में समत्वम की भावना जो दे, वो योग होता है। ये होती है योग सूत्र की परिकल्पना। हर एक सूत्र में एक कल्पना। एक बार एक इंटरव्यू दे रहा था मैं, उसमें वहाँ से मेरे से पूछा गया, मेरे परम आदरणीय सर थे, उन्होंने पूछा भी कि भैया एक बात बताइए, योग की परिभाषा क्या कही पतंजलि ने? मैंने भी बहुत ताव से बताया, चूँकि उन दिनों 2010-11 की बात है, उन दिनों में छात्र हुआ करता था, और छात्र तो खैर आज भी, लेकिन उन दिनों की छात्रता जो थी वो बहुत सूक्ष्म अवस्था में थी। तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया सर स्थिरम सुखम आसनम, आसन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम। तो बोला किसने कहा ये? मैंने बोला पतंजलि ने कहा। अब पतंजलि ने कहा, बोला कहाँ कहा कि स्थिरम? मैंने बोला हिंदी में बताओ, मुझे संस्कृत नहीं आती। तो मैंने बोला सर जो स्थिरतापूर्वक सुख की अनुभूति दे वो आसन है। भाई सामान्य व्यक्ति, हर व्यक्ति यही पढ़ा था, मुझे यही पढ़ाया गया था और मैंने यही बोल दिया उन दिनों। तो अब उन्होंने बोला पतंजलि ने कहाँ कहा कि क्या कहते हैं जो स्थिरता पूर्वक किया जाए, ये जो तुमने कहाँ से लगा दिया, और स्थिरता पूर्वक किया जाए यही क्यों कहा तुमने, है ना? भाई संस्कृत में तो उन्होंने कह दिया स्थिरम सुखम आसनम, ये तो अपने आप में एक एक शब्द है। स्थिरम मतलब स्थिर हो जाओ, सुखम मतलब सुख है, आसनम मतलब आसन, और बीच के जो तुम ये जो प्रोनाउंस लगा दे रहे हो, स्थिरता पूर्वक सुख की अनुभूति, ये अनुभूति तुमने खुद से जोड़ा, की खुद से जोड़ा, स्थिरता पूर्वक तुमने खुद से जोड़ा, ये ऐसा क्यों था? ये कलात्मकता कैसी है? भाई ये प्रश्न है वास्तव में। तो ये यही कलात्मकता थी पतंजलि की।
जो उन्होंने अपने पूरे योग सूत्र में लिखा। उन्होंने कलात्मकता का ऐसा प्रयोग किया है, योग की कलात्मकता को इस इतने सूक्ष्म भावों में सिद्ध कर दिया है, जो क्या कहते हैं, वासिष्ठ संहिता में लिखा गया है, जो रावण संहिता में भी रावण ने भी डेवलप की थी, जो उन्होंने भी बताया था। इसी प्रकार शुक्र नीति सार आप पढ़ेंगे, बृहस्पति नीति सार पढ़ेंगे, तो इन सारे नीति सारों में राजनीतिक परिवेक्षण के अलावा उन्होंने बताया है कि वास्तव में कलात्मकता कितना गूढ़ विवेचन प्रस्तुत करती है और वास्तव में कितना गूढ़ विवेचन प्रदत्त करती है। यदि सामान्य भावों में हम समझे तो आप ये समझ लीजिए कि कलात्मकता आपकी ज़ीरो से शुरू होती है और वापस घूम के आके ज़ीरो पे ही समाप्त होती है। मतलब यदि आप अहिंसा से शुरू करते हैं तो समाधि में भी जाएं तो वहाँ भी उस लेवल पे भी वो जाके वहीं स्थित रहती है, वहाँ भी वो उतनी ही ताकतवर होती है। जैसे एग्जाम्पल है मेरे सामने, आप समझ लीजिए एक क्यूरी ने मैडम क्यूरी ने एक थियरी दी थी। उन्होंने दिया था कि यदि ताप को हम बढ़ाते हैं, यदि तापांतर जो होता है, वातावरण का तापांतर जो होता है, वो उसके प्रकरण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यदि सपोज कीजिए कि कोई एक चीज़ हमारे पास में है और उसका टेम्परेचर इतना है, अभी इस समय 90 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री है, तो वो 90 तक बहुत तेज़ी से आएगी। लेकिन 30 से 40 मतलब 100 से 90 आने में उसको 5 मिनट लगा, तो 30 से 40 जाने में उसका समय और बढ़ जाएगा, वो 7 या 8 सेकेंड 8 मिनट हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो तो वैज्ञानिकता में तो ये चीज़ें घट जाती है, उनका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में की कलात्मकता इतनी गूढ़ है कि यदि अहिंसा शुरुआत में बता दिया गया कि वो मनसा वाचा कर्मणा है, तो वो आप समाधि में भी पहुंच जाएंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो उतनी ही है कि उसकी क्रेडिबिलिटी को आप बिल्कुल नल एंड वॉइड नहीं कह सकते हैं कि अब तो जी मैं 8वीं सीढ़ी पे हूँ, समाधिपाद पे हूँ, अब मुझे अहिंसा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप उस समय तक इतने योग्य हो जाते हैं कि आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप उस समय अपने आप को बिल्कुल सामान्य महसूस करते हैं, आपको खुद ब खुद वो अभ्यास में हो जाती है और अनवरत अभ्यास जो है वो व्यक्ति के सफलता का कारक बनता है। ऐसे ही अहिंसा के बाद सत्य की बात करते हैं। सत्य जो है, सत्य की कलात्मकता भी बहुत ज़रूरी है। भाई सत्य क्या हर समय सत्य बोल देना। एक बार की कथा है कि एक ब्राह्मण थे, वो जा रहे थे रास्ते में और एक गाय दौड़ते हुए आई और वो एक दूसरी दिशा में भाग गई और वो बस, चूंकि पहले के ज़माने में सारे जीव जंतु बोला करते थे, तो गाय ने बोल दिया कि अगर कोई मेरे को पूछे तो बताना। मतलब तो ब्राह्मण दंग थे। अब वो भाप तो गए सारी चीज़ें कि चलना क्या वाला है। पीछे से एक जो था वो कसाई वो दौड़ाते हुए आ रहा था, वो हत्या करना, वध करना चाहता था उस गौ का। तो उसने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या तुमने एक गाय देखी है? तो बोला देखी है, ये सत्य था। फिर उन्होंने बोला किधर गई है? अब यहाँ पे यदि वो बोल देते कि वो पूर्व दिशा की तरफ गई है तो कहीं ना कहीं ये सत्य घातक हो सत्य होता। उन्होंने बोला कि वो तो पश्चिम की दिशा में गई है। अब यहाँ पे क्या था, ये परीक्षा चल रही थी, परीक्षित की परीक्षा थी, विष्णु जी स्वयं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कितना सत्य बोलता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। इसी विषय में नैमिषारण्य धाम में काकभूषुंडी जी महाराज से कई बार नारद जी ने प्रश्न पूछा है सत्य की परिभाषा को लेकर। रामायण में, गीता में, महाभारत में आप प्राप्त करेंगे कि सत्य की महत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। परंतु आज के परिवेक्षण में क्या इतना महत्वपूर्ण है? क्या आप वास्तव में सात्विक तत्व को प्राप्त कर पाते हैं? इनफैक्ट सत्य से ही सात्व बना है और सात्व से ही सात्विकता बनी है, और सात्विकता ही यदि हमारे मस्तिष्क में नहीं है तो हम क्या प्राप्त करेंगे? योग के बल को। क्या प्राप्त करेंगे? योग की कलात्मकता को। मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना भी है, और हो सकता है कि ऐसा सही हो या गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि पूरे देश में न जाने कितने ऐसे योग के अध्यापक, योग के प्रेक्षक होंगे जो मांस का सेवन करते होंगे। तो सात्विकता कहाँ रही भाई? योग के, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मांस खाते हैं, मैं इस विषय पर टिप्पणी भी नहीं करता कि वो सत्य है या वो सही है या गलत है, लेकिन इस विषय पर तो जरूर टिप्पणी करता हूँ मैं कि योग में इस सात्विकता की बहुत महत्ता है। अहिंसा के बाद सत्य को ही स्थान दिया गया, मतलब जो सबसे जरूरी है वो है अहिंसा, और उसके बाद वाला जो तत्व सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सत्य। और सत्य आपके अंदर तभी प्राप्त होगा जब आप सात्विक होंगे, और सात्विक तो तब होंगे जब आपका खान पान, रहन सहन, सारी चीजें सात्विकता को प्राप्त करें। क्या आप सात्विकता प्राप्त करते हैं? सात्विकता के विषय में भोजन ही नहीं, आपका शयन ही नहीं, आपका चिंतन ही नहीं, आपका मनन ही नहीं, आपकी क्रिया ही नहीं, आपका उद्वेग ही नहीं, आपका संवेग नहीं, आपका आवेग, ये सारी चीजें आपके अंतरंग में है। अब आप महसूस कीजिए कि क्या आपका ये सारी चीजें सात्विकता को प्राप्त हैं या नहीं है।
आवेग के विषय में वैज्ञानिकता में कही गई कि संवेग जो होता है P=mv, ये वैज्ञानिक परिभाषा है जो सभी लोग मानते हैं। मतलब जो मोमेंटम होता है उसमें वेलोसिटी हो और मास हो तो वो संवेग बन जाता है। लेकिन अब योग में आए हैं तो संवेग की कलात्मकता देखें तो वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। भाई संवेग तो तब होगा जब आपके अंतरंग में वो चीज़ें हों, सात्विकता हो, आप इतने स्टेबल हों कि आप अपने सत्य को, अपने सत्व तत्व को, देखिए मैं सत्य नहीं सत्व की बात कर रहा हूँ। सत्व जो है वो क्या है, वो एक मतलब आपके पूरे प्रारूपण में आपको प्रदर्शित होगा। यदि आप शून्य में हैं तो भी आपका सात्विक तत्व जो है वो आपके साथ में है। आपका सात्विक तत्व ही है जो आपको धर्म के विभिन्न परिभाषाओं में सेट बैठाता है, आपको हर एक अवस्था में स्टेबल करता है। ये सात्विक तत्व है। अब सात्विक तत्व को लेके आप किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे? तो सात्विक तत्वों की जो वृद्धि है वो योग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। योग की कलात्मकता योग के बल को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल हमेशा से रहा है। अब कैसे है ये महसूस करते हैं। एक बात मान लीजिए कि जैसे सात्विकता को यदि हम देखें तो मान लीजिए जो सात्व है, अब भोजन में बताया गया कि भाई प्याज और लहसुन भी आपके लिए वर्जनीय है क्योंकि वो सात्विक भोजन नहीं है। अब क्यों नहीं है ये विज्ञान सिद्ध कर चुका है। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि भैया देखिए ये सात्विक पदार्थ नहीं है, सात्विक भोजन नहीं है। फलाहार, जलाहार और जो 12 प्रकार के उपवास बताए गए हैं, कठोपवास, जलोपवास, मृदोपवास, फलोपवास, रसोपवास, आहारोपवास, इस प्रकार के जो उपवास बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, उन शास्त्रों के माध्यम से आप अपने शरीर को शुद्ध करके और फिर आप प्राप्त करेंगे योग की सात्विकता को। अब योग की सात्विकता यदि आपके अंदर नहीं है तो आप योग बल कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे उन गुणों को प्राप्त कर पाएंगे कि जब चाहें तब आप आकाश में उड़ रहे हो, जब चाहें तब आप पानी पे चल रहे हो? ये गुण तो तभी आपको प्राप्त हो सकेगा जब आप छोटी छोटी चीज़ें भी, जो आपके जो धागा है, जिस धागे से आपका पूरा कपड़ा बुना गया है, वो धागा बहुत परिष्कृत हो तो कपड़ा भी बहुत परिष्कृत होके ही आपके सम्मुख प्रदर्शित होता है। तो हम इस इन सारे विषय वस्तु को देखें। अब अहिंसा, सत्य, बात करें अस्तेय की तो भाई अस्तेयता क्या होती है? चोरी करना। आप चोरी करने को क्या समझते हैं? चोरी है नहीं, ये चोरी का तो एक बहुत छोटा सा प्रारूप है। मुझे मौद्रिक ज़रूरत थी इसलिए मैंने आपके विभिन्न माध्यमों से जो भी आपने अर्जित किया था वो बिना आपसे पूछे मैंने प्राप्त कर लिया। ये चोरी के उसमें आ गया, ध्येय में आ गया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत प्रकार की चोरियां होती हैं। चोरी मन से, चोरी कर्म से, चोरी ज्ञान से, चोरी विभूति से। सपोज कीजिए एक आप शिक्षक हैं और आप एक विभूति पूर्वक इतने अच्छे शिक्षक हैं जो कि आप अपने आप को आयामित करते हैं, अपनी चीज़ों को लेके आगे चलते हैं और आप जब छात्रों को पढ़ाने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अरे यार चलो आज नहीं कल पढ़ा दूंगा, मैं जो आज का विषय है उसको अगले दिनों में देख ले। ये चोरी है। वास्तव में ये एक ऐसी चोरी है जो आपके आस्ते में आ जाती है। मतलब आप चोरी कर रहे हैं, अपने आप को आप पूरा नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, समर्पण का भाव ही नहीं आ पा रहा है। अब आस्तेयता देखिए, आस्तेयता आई तो समर्पण आया, ऐसे ही समर्पण आया तो वहाँ पे आपका स्नेह आया, स्नेह आया तो आपकी भक्ति आई, भक्ति आई तो उसमें फिर आपका जो पूरा प्रारूपण है, जो भी पूरे आपके मस्तिष्क की क्रियाविधि है वो सब आई। मैंने बताया आपको कि कलात्मकता तभी डेवलप हो सकती है जब आप अपने छोटे से शब्द को भी लेके और उसको अगले विवेचन तक में उसको पहुंचा दें। मतलब यदि आपने सपोज कि आसन करा रहे हैं आप और आपके क्लाइंट ने या आपके छात्र ने उसने उत्कृष्टता पूर्वक आसन नहीं किया और आपका मस्तिष्क मन नहीं लगा, आप सोचते हैं अरे यार इससे हो नहीं पाता है, रहने देते हैं। तो ये क्या थी? ये चोरी थी। उधर वो आपका छात्र तो चोरी कर ही रहा है, आप भी चोरी कर रहे हैं। आप किससे? आप अपने कर्ता, अपने कारक से कर रहे हैं और वो करता है। मतलब कर्ता, कर्म, कारक, संप्रदाय, अपदान, ये सब आपके अगेंस्ट में हो जाते तुरंत ही। तो योग की कला कहाँ डेवलप किया आपने? भाई कलात्मकता तो तब है कि जब आपका बच्चा, आपका छात्र एक विषय वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो आप इतने कलाकार व्यक्ति हैं, यौगिक कलाकार हैं कि आपने उस विषय वस्तु को इतना आसान बना दिया कि अगला व्यक्ति आपसे तुरंत प्राप्त कर लिया। ये योग की कलात्मकता हो गई, ये योग की डेवलपमेंट हो गई, ये आपके अंदर में आपकी जो कला की विभूति है वो हो गई। तो कला के विषय में हम ये बातें कह सकते हैं। अब मान लीजिए सत्यास्ते, ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य एक ऐसा विषय है जो आज के विषय में, आज के दिनों में बड़ा प्रासंगिक विषय है। आप देखिए ब्रह्मचर्य को हम क्या समझते हैं? लिंग के व्यक्ति के साथ में हमारा संबंध ना हो, ये ब्रह्मचर्य का एक छोटा कारक माना जाता है जो सामान्यतः सभी के द्वारा अपेक्षित है। लेकिन जैन मुनियों ने एवं बौद्ध मुनियों ने भी ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं। आप अपने धारणक में जाएंगे, एक गोरखपुर से एक विशेष पुस्तक प्रकाशित होती है, कल्याण नाम है जिसका। कल्याण पुस्तिका में लगभग मुझे लगता है कि तीसरे या चौथे अध्याय में ये लिखा गया है कि 2016 वाले सेशन में लिखा गया कि
है। यदि आप ब्रह्मचर्य की अवस्था में नहीं है, सपोज आप शीशे के सामने खड़े हो चुके हैं और आप लगातार सेंट का प्रयोग कर रहे हैं, स्नेह का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी आप ब्रह्मचर्य की अवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनफैक्ट उस कल्याण पुस्तिका में तो ये भी कहा गया कि यदि आप अपने केशों को कंघी करते हैं तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह गए हैं। तो ब्रह्मचर्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। ऐसे ही परिग्रह की बात करें तो कहने का मतलब आप जो भी आपके पास है उससे दूर रख, मतलब कहने का ओवरऑल मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि योग की कलात्मकता सूक्ष्म से लेके बहुत विशद तक है। आपको एक चीज़ जो अहिंसा शुरू होती है जीरो से, वो समाधि तक भी जाके उतनी ही ताकतवर है जो आपके सम्मुख में हमेशा से प्रेषित रही है। ऐसे ही यदि हम बात करें अगले विषय की, तो योग की वैज्ञानिकता, तो योग की वैज्ञानिकता और कलात्मकता में यही अंतर मतलब मैंने महसूस किया है और वास्तव में यही अंतर भी है कि योग की कलात्मकता आपके आपसे मतलब आपके स्वयं से शुरू होके आपके स्वयं पे समाप्त हो जाए, वो योग की कलात्मकता है। जिसको आप अपने जीवनचर्या में उपयोग करें, वो योग की कलात्मकता है। योग की कलात्मकता तब और कलात्मक हो जाती है जब आपसे संबंधित वो समस्त व्यक्ति जो उस पूरे विवेचन में आपके साथ में है, वो आपके प्रभाव क्षेत्र में आता हो। वो जो आप किसी जो भी शब्द, यदि शब्द के कलात्मक व्यक्ति हैं, आसन के कलात्मक व्यक्ति हैं, तो आपकी कलात्मकता आपके समस्त भाव में, मतलब सिर्फ एक भाव नहीं, द्वैधी भाव में नहीं, त्रैधी भाव में नहीं, समस्त भावों में संप्रज्ञात की अवस्था को प्राप्त करे। योग की कलात्मकता ये है मित्रों। अब योग की वैज्ञानिकता क्या है, क्यों ज़रूरी है योग की वैज्ञानिकता? मैं खुद भी एक योग के वैज्ञानिक परिप्रेक्षण का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो मैं सपोज कि जो एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया वो आपके मस्तिष्क में डायरेक्ट जाती है। यदि मैं आपको कारण दूं तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये कारण सही था, मुझे कारण दीजिए कि मैं आपके साथ जुड़ूं, मुझे कारण दीजिए कि मैं आपकी ये बात मानूं। देखिए इस विषय में कहा गया, एक कथा है यहीं पे कि एक बार श्री हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान जी ये करना है, तो हनुमान जी बोले करना है। कृष्ण से जब भी अर्जुन से जब भी कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये करना है, तो अर्जुन हमेशा ये प्रश्न पूछते कि अरे भाई कृष्ण जी क्यों करना है? प्रभु मुझे पता तो है कि आप ही नारायण हो, लेकिन करना क्यों है ये मुझे सिद्ध करके बताओ। और फिर कृष्ण बताते भी कि भैया अर्जुन ये चीज़ें हैं और ये कारण है, इसीलिए पूरी गीता कही गई है। लेकिन आज हम एक बात महसूस करते हैं, आप भी महसूस करते हैं कि कृष्ण की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन अर्जुन की पूजा कर पाना हमारे लिए कठिन होगा। अर्जुन की नहीं करते हैं, इसके पीछे कोई कारक तो नहीं है, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो यही समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ताओं पे जो आपकी विद्वत्ता पे जो भरोसा है वो कृष्ण के ऊपर नहीं थी अर्जुन की, और आज अर्जुन पूजनीय नहीं है। उनके कला की तो बहुत इज्जत है, वो वास्तव में एक महान धनुर्धर थे, लेकिन एक पूजनीय बने ये नहीं। हनुमान हमेशा से पूजनीय थे, हैं और रहेंगे, और अनादिकाल तक वो रहेंगे। इनफैक्ट राम ने उनको ये भी आशीर्वाद दिया था कि आप जब तक ये पूरी धरा रहेगी तब तक आप पृथ्वी पे ही रहेंगे। तो ये होती है सत्ताओं के प्रति अगाधता। अब आप वैज्ञानिकता में यही चीज़ हम नहीं डेवलप कर पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें चाहिए कि हमें भाई कारक दीजिए कि हमें H2SO4 जो है वो एक सल्फ्यूरिक एसिड क्यों है, इसका कारक दीजिए और उसका क्या प्रयोग है, तो इसका कारक और उसका प्रयोग हम तभी सिद्ध कर पाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये लिटमस पेपर को ब्लू और रेड कर दे रही है, तो हमें लगता है कि हाँ वास्तव में ये सल्फ्यूरिक एसिड है। हमें जब एथिल मरकैप्टन मिलती है तो हमें लगता है हाँ ये एक अच्छी गैस है। जब भी हमें क्या कहते हैं लॉफिंग गैस मिलती है तो हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, वैज्ञानिक है, ये चीज़ें वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता इसलिए नहीं है कि वो आपको सिद्ध करके दे रही है, वैज्ञानिकता इसलिए है क्योंकि वो जो यहाँ है, जो भारत में है, जो मेरे पास में है, वही वो अमेरिका के उस देश में उस स्थिति में भी है जो वहाँ पे बहुत शून्य अवस्था में। मतलब ये कि सपोज कीजिए यदि सेकंड की परिभाषा 91 92 63 17 70 बार कंपन करने वाली प्लेटिनम इरिडियम की छड़ जितने सेकंड जिस समय अंतराल में कंपन कर लेती है वो मानक सेकंड कहलाता है, तो ये समय अमेरिका में भी उतना ही रहेगा जितना आपके समक्ष है। तो ये होती है योग की वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता इसलिए पूजनीय है, वैज्ञानिकता इसलिए नहीं पूजनीय है कि वो आपको हर एक चीज़ आपको सेटिस्फाई करती रहती है, इसलिए तो वो बनी नहीं है। क्यों नहीं बनी है आपको मैं बताऊं। एक बार कैपलर जो थे, कैपलर ने थियरी दी 1/4πε0 m1 m2/r², ये थियरी दी कैपलर ने। उन्होंने बताया कि भैया देखो ऐसा
ऐसा है कि सूर्य तो गति कर ही रहा है, पृथ्वी भी गति कर रही है, और गोल गोल नहीं पैराबोला गति कर रही है, और पृथ्वी गोल है, ये विषय बताया उन्होंने। लेकिन बहुत बाद में, उसके पहले गैलीलियो ने बता दिया था, पृथ्वी को वो देख लिया, उन्होंने अपना दूरबीन लगाया, दूरबीन बनाया और देख लिया कि हाँ भाई चंद्रमा गोल है तो पृथ्वी भी गोल होगी। ये था उनका एक अन्वेषण, जो उन्होंने अन्वेषण के माध्यम से पता किया कि हाँ वास्तव में पृथ्वी गोल है। इसके अलावा उसके बहुत पहले और भी वैज्ञानिक हुए हैं, अरस्तु ने भी कहा था, और भी लोगों ने कहा था, प्लेटो ने भी कहा था कि भैया पृथ्वी गोल है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि सिद्ध नहीं करते हैं। अब आप सिद्ध नहीं करते तो जहर का प्याला आपके सामने पी जाओ, भाई आपको सजा तो मिलेगी। यदि आप सबल नहीं है, आप दुर्बल हैं, और यदि आपसे कोई सबल व्यक्ति है तो वो आपको सजा देगा, क्योंकि उसको सिद्धता चाहिए, आप उसको सिद्ध कीजिए। लेकिन एज अ योगा एक्सपर्ट, एज अ योगा थेरेपिस्ट हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हमें समझना है। चूंकि देखिए हमारी तो इज्जत है, चूंकि हमारे क्लाइंट्स के सामने हम उनके शरीर को स्वस्थ करने का कारक है, इसलिए हमारे क्लाइंट्स या हमारे जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो हमसे कभी पूछते नहीं कि सर इसे सिद्ध करके दिखाइए। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, एक योग वैज्ञानिक होते हुए आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन सारी चीज़ों को सिद्ध कर दिखाएं, आप उन सारी बातों को समझा दें। अब आप जैसे, एक बार मैं प्राणिक हीलिंग सीख रहा था तो हाथों को ऐसे करा के बोला गया कि आप एक विशेष नाम लेके, गुरुदेव का नाम लेके, कि भैया आप बोलिए हे प्रभु आप मुझे मेरी हाथ के चक्रों में ऊर्जा दीजिए, और ऐसे हाथ को कहा गया कि महसूस करो कि तुम्हें अंदर प्राण महसूस हो रहा है। शुरुआती 2 महीने तक मुझे प्राण महसूस ही ना हो। अब मुझे ना हो तो मैं मैडम से बोल दूं कि मैम मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अब मैम परेशान, क्योंकि बाकी के जो सारे बच्चे थे क्लास के वो तो महसूस कर लेते थे, उनको महसूस हो या ना वो बोलते थे जी मैम मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है, हाथ के बीच में कुछ लग रहा है। अब मुझे हो ही ना तो मैं बोलूँ कहाँ से भाई, क्योंकि मैं एक ऐसी अवस्था से आया हूँ जहाँ पे इन चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं मैं कभी पड़ी जीवन में। अब एकाएक ऑल ऑफ द सडन आप मेरे समक्ष आते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप हाथों को जोड़िए और आपको प्राण महसूस होगा। नहीं होता मुझे प्राण, तो मैं क्या करूँ भाई। ये योग के अध्यापकों की, योग के वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, ये योग के वैज्ञानिकों की महत्ता है कि वो इस चीज़ को सिद्ध करें कि हाँ किस तरीके से हम अपने बच्चों को सिद्ध कर पाएं कि वास्तव में योग एक वैज्ञानिक विषय भी है। पूरे विश्वविद्यालयों में लिखा गया है योग विज्ञान विभाग, योग विज्ञान विभाग, लेकिन पढ़ाते हम कला हैं, सिर्फ कला। विज्ञान के नाम पे तो हम एनाटॉमी का सहारा लेते हैं प्रभु। हम तो सिर्फ ये बताते हैं कि यदि आप आसन, ताड़ासन करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन खींचेगी और उससे आपको फायदा होगा, आपके जो मल है उसका निर्धारण होगा और वो फिर वो गति को प्राप्त करेगा और फिर वो संवहनीय अवस्था में पहुंच जाएगा। ये तो हमने एनाटॉमी का सहारा ले लिया, आसनों का सहारा भी लिया, लेकिन हमने योग की वैज्ञानिकता कहां सिद्ध की। योग की वैज्ञानिकता क्या सिर्फ इतनी है कि फिजियोलॉजी बताऊं मैं आपको बोल दूं कि मेरी स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल्स जो है वो गर्दन को ऊपर नीचे करने से ठीक हो जाएगी, क्या सिर्फ ये इतनी योग की वैज्ञानिकता है? नहीं, योग की वैज्ञानिकता तो ये है कि आप ये सिद्ध कर दिखाएं कि अहिंसा भी कितना कारगर है। आपकी योग की वैज्ञानिकता तो तब सिद्ध होगी जब आप ये सिद्ध कर पाएं कि आस्ते में रहते हुए भी आप अपने नेक्स्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। योग की वैज्ञानिकता सिर्फ अष्टांग योग पे ही निहित है, नहीं, इसके अन्यत्र भी बहुत सारे आयाम हैं। हम तो सिर्फ आसनों की वैज्ञानिकता सिद्ध करते हैं, योग की वैज्ञानिकता कहाँ है? और जितने भी पूरे विश्वविद्यालयों में जिस समय में 1998 वगैरह में जब योग को एक सब्जेक्ट के तौर पे प्रदर्शित किया गया, इन दिनों योग को यूजीसी नेट में रखा गया। आगे ये हो सकता है कि और किसी योग एक व्यवसाय भी बन ही चुका है आज के दिनों में। हो सकता है कि आगे समय में ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बने, बहुत बड़ी इकोनॉमी बनेगी भी, यही मेरा रिसर्च का बिंदु भी है। लेकिन इन सब में हम एक चीज़ धूमिल कर रहे हैं, वो है योग की वैज्ञानिकता। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि योग वैज्ञानिक रह कहाँ से गया है। अरे भाई, आपने मान लीजिए शब्द ब्रह्मनाद, ब्रह्म का आपने आराधना की और आपने ये सिद्ध किया कि आपके माइंड से जब भी आपको साइकोलॉजी वाले लोग, चूंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, वो कुछ चीज़ें लगा देते हैं, कुछ चीज़ें चिपका देते हैं और फिर वो ये दिखाते हैं, उनके मशीन में कुछ चीज़ें आती हैं, उनका तार जो है वो मूवमेंट करता है जिसमें अल्फा बीटा और गामा रेज को आइडेंटिफाई करते हैं। बोलते हैं आप कोई मंत्र बोलिए तो वो आपके अंदर से सकारात्मक भाव देगा। हम सिर्फ इतना ही सिद्ध कर सके हैं वैज्ञानिक तौर पे, सिर्फ हम ये सिद्ध कर सके हैं कि मननाद त्रायते इति मंत्र की जो परिभाषा है वो हम सिद्ध कर पाए हैं। मन का त्राण करता है मंत्र है, इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं। आसेत इति आसनम, अरे भैया आपसे अगर मान लीजिए आपकी तोंद निकली हुई है और आपसे वज्रासन नहीं लग सकता है, या वज्रासन लग गया तो मंडूक तो नहीं लग सकता है। आज के दिनों में भी न जाने कितने व्यक्तियों से नहीं लग सकता है मंडूक आसन। तो योग की वैज्ञानिकता आपको ये सिद्ध करनी है कि आसेत इति आसनम कब प्रदर्शित होगा और
और वो यूनिवर्सल इन नेचर है। मतलब जितना, जैसे आप मान लीजिए कि मैंने आपको निश्चित तक दवाएं दे दी, सपोज कीजिए कि मैंने आपको नींद की दवा दे दी, तो यकीन रखें आपके ऊपर आपको भी नींद लाएगी, वो लाएगी। यदि मैंने आपको बेबोरॉन इंजेक्शन लगा दी तो आपका दर्द तुरंत छूमंतर हो जाएगा, वो जगह शून्य हो जाएगी। बेबोरॉन की ये योग्यता आपके ऊपर भी उतनी ही है जितनी मेरे ऊपर है और जितनी वो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर है। लेकिन आसेत इति आसनम की उपयोगिता आपके ऊपर उतनी नहीं है जितनी मेरे ऊपर है, और मेरे से भी ज्यादा और भी हैं जो बहुत सारे तगड़े आसन कर सकते हैं, उनके ऊपर आसेत इति आसनम का प्रभाव ही नहीं है। तो ये प्रभावशीलता कहाँ गई, शून्यता क्यों हो गई, ये आपको प्राप्त करना है। आपको ये समझना है कि वास्तव में योग का प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है, योग की वैज्ञानिकता कितनी महत्वपूर्ण है। और आज का विषय मेरा सिर्फ इन्हीं विषय वस्तुओं को संदर्भित करता है मित्रों, कि हमें योग को लेके चलना है तो योग की वैज्ञानिकता कहीं धूमिल ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। आज मुझे बड़ा कष्ट महसूस होता है, आप अभी गूगल कीजिएगा इस सेशन के बाद से, आप महसूस करेंगे, आप लिखेंगे गैस्ट्रोफेजिया एंड योगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, पेट से संबंधित, जो पेट में गैस बनती है, इससे संबंधित कोई रोग, गैस्ट्रोफेजिया, आपने लिखा गैस्ट्रोफेजिया एंड योगा और पीडीएफ लिखिएगा, आपको जितने भी रिसर्च पेपर मिलेंगे, यकीन रखिए, रिचर्ड निक्सन, डेविड इस तरीके के नाम मिलेंगे, डेविड, मतलब जो भी बाहर के रिसर्चर्स हैं, इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो नहीं करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि योग तो आपकी विभूति है, आपने ही योग को अपने ऋषि मुनियों से प्राप्त किया है। और आज आप अलग अलग विषयों पे, आप इस विषय पे टिप्पणी करते हैं कि योग को सभी लोग योगाचार्य क्यों लिख रहे हैं, आप इस विषय पे टिप्पणी करते हैं कि आपने, यदि मैं योगाचार्य लिखा तो आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपने मास्टर डिग्री नहीं प्राप्त की है, आप आचार्य नहीं है, ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, आप मेरे से जूनियर हैं, मैं आपसे सीनियर हूँ, आपका जो तत्व ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है, आपका जो दैविक ज्ञान है वो बहुत सूक्ष्म है, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। ये चीजें आपको बांध देती हैं, आप सूक्ष्म हो जाते हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज को तो पहचानिए, आप वो व्यक्ति हैं जो वास्तव में हमेशा से सम्मानित थे और अनवरत वर्षों तक सम्मानित रहेंगे, लेकिन तब जब आप योग के अगले आयाम को सिद्ध कर पाए, आप तब और आप उपेक्षित नहीं होंगे जब आप योग की वैज्ञानिकता, यम नियम आसन प्राणायाम की वैज्ञानिकता को समस्त संसार के सामने सिद्ध कर पाए। यदि आपके समक्ष एक बच्चे ने पूछा कि साहब ये बताइए कि योग की वैज्ञानिकता क्यों है, तो फिर आप बता सकें कि आसेत इति आसनम इसलिए तुम पे नहीं लागू होता और इसलिए उस पे लागू होता है। यूनिवर्सलिज्म जो विज्ञान की परिभाषा है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, विस्तृत ज्ञान। विस्तृत ज्ञान मतलब वो, विस्तृत ज्ञान का तात्पर्य सिर्फ वो कि जो आप तक जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है वो और भी ब्रॉड है, उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सपोज कीजिए हमने कहा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये बात हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कह दी, लेकिन सिद्ध नहीं किया, सिद्ध किया भी लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया। अब वैज्ञानिक आजकल क्या करते हैं, फिर डाल्टन आए 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में आया डाल्टन ने खोला कि अरे भैया एक परमाणु है, परमाणु के मध्य में एक अणु है, वो इतना खोद के चले गए वो। फिर ये बात तो कणाद ने न जाने कितने वर्षों पूर्व कह दी थी, लेकिन अब वो क्या था, अब डाल्टन ने खोजा, फिर रदरफोर्ड आए, फिर चैडविक आए, फिर क्या कहते हैं टॉमसन आए, ये लोग आए और बताया कि नहीं परमाणु के अंदर तो साहब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसे भी कुछ संरचनाएं होती हैं। बोला नहीं साहब, वो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के बीच में नाभिक होता है। फिर उसके बाद फिर आ गए नए वो बोर्स वगैरह भी आए, नए जो वैज्ञानिक आए अभी जल्दी, जो 1911-12 की बात है, 1911 में मैडम क्यूरी ने बताया कि अरे नहीं, ये तो अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ही है, इसके अन्यत्र न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी है, हिग्स बोसान जैसे तत्व जो पंचम तत्व अवस्था खोजी गई है वो भी है। ये लगातार बढ़ रहा है। मतलब आप सोचिए, पहले बताया था इतना बड़ा पिंड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर बताया नहीं उसके अंदर तत्व मिले, फिर बताया अरे नहीं उसके अंदर, अब मैं शरीर पे आपको बताता हूँ, शरीर में बताया, बोले नहीं साहब शरीर है, शरीर के अंदर कुछ है, शरीर के अंदर फिर बताया हाँ कोई एक ऐसा तंत्र है आपके अंदर, सपोज ये रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी के अंदर बताया कि अरे हाँ छाती आपके पास में 2 है, छाती के अंदर बताया एल्वोलाई सैक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स है, ब्रोंकाइस है, ब्रोंकाइलिस ट्री है, उसके बाद बताते हैं नहीं एल्वोलाई सैक है, उसके अंदर नहीं बताया अरे नहीं उसके अंदर तो एक्चुअली एक टिश्यू है, टिश्यू अरे नहीं टिश्यू के अंदर तो कोशिका है, कोशिका के अरे नहीं उसके अंदर तो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म अरे नहीं साइटोप्लाज्म के अंदर तो एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर अरे नहीं वो तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर अरे नहीं वो तो डीएनए है, डीएनए के अंदर अरे नहीं आरएनए आसपास में घूम रहा है, अरे उसके अंदर तो और भी गुणसूत्र हैं, वो भी कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र, कहां तक पहुंच गए, अंदर घुसते 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 इतने अंदर पहुंच गए। अब बाहर आइए तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर सूर्य है, सूर्य के बाहर हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें हमारे पास आकाश गंगा है, मिल्की वे है, मिल्की वे के अन्यत्र हम देखते हैं कि पूरे ये मिल्की वे तो सिर्फ एक मिल्की वे है, अभी जल्दी खोज के बताया अरे साहब ऐसी तो हजारों लाखों करोड़ों मिल्की वेज हैं जो घूम रही हैं, और वो कहां घूम रही है भाई, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर, सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य अपने इस परिवार जो सोलर फैमिली है उसके साथ में वो पूरे क्या कहते हैं एक और पूरे अपने उसमें घूम रहा है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके साथ में घूम रहा है। फिर
फिर अब सूर्य जब पूरी गैलेक्सी के साथ में घूम रहा है तो उसके बाद क्या है, तो एक और सूर्य है वो भी अपनी गैलेक्सी के साथ में घूम रहा है। अरे ऐसे तो एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य हैं। कहाँ है, मतलब आप ब्रॉड भी नहीं खोज पा रहे हो, आप सूक्ष्म भी नहीं खोज पा रहे हो। इन सारी चीज़ों से वैज्ञानिकता ये सिद्ध होती है कि इसमें बहुत बहुत स्कोप है। आप योग की वैज्ञानिकता में जब जाएंगे तो आप रदरफोर्ड बनिए ना, आप डॉल्टन बन जाइए भाई। डॉल्टन बन के आप एक हिस्सा सिद्ध कर दीजिए, आगे की जो पीढ़ियाँ आएंगी वो टॉमसन बन जाएंगी, टॉमसन ना सही तो वो क्यूरी बन जाएंगी, हो सकता है वो क्यूरी टेम्परेचर ढूंढ निकाले। तो ये एक प्रकरण है, आप एक कदम तो रखिए रिसर्च के उस दुनिया में जहाँ पे आप ये सिद्ध कर पाएंगे आज से तिथि आसनम आपके लिए यूनिवर्सल है और मेरे लिए भी यूनिवर्सल है, अनटिल अनलेस मैं ये चीज़ें ना करूँ। आप बताते हैं कि साहब ये खाओ ऐसे करो ये करो आसन करो तो इससे ये हो जाएगा। नहीं ठीक है, आप करते हैं कहते हैं, मैं मानता भी हूँ, मेरी आप पे श्रद्धा है, मैं मानता भी हूँ, आप शिक्षक हैं मैं मानता हूँ, आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन इन सबके अन्यत्र यदि मैं ये देखूँ कि वास्तव में यदि मेरे अंतर्मन से पूछें आप कि भैया आप क्या संतुष्ट हो गए, नहीं मैं संतुष्ट, क्योंकि आप कर ही नहीं पाए, आप खुद भी नहीं हो पाए हैं संतुष्ट, तो मैं क्या ही होऊंगा। आपने तो बोल दिया मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ प्रभु, जो हूँ मैं सब आपके सामने समर्पित हूँ। आपने बताया कि आप योग का आसन करो, हालांकि मुझे पता है कि योग का आसन खुद में इतना सबल है कि वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा लेता है, लेकिन आप नहीं सिद्ध किए हैं, वो प्राचीन ऋषियों ने सिद्ध किया है। आप क्या करना चाहते हैं सर, आपकी आवश्यकता है, आप इस क्षेत्र के बहुत योग्य व्यक्ति हैं, आप आइए समक्ष, आप आइए सामने और अपनी चीज़ों को रखिए, अपनी चीज़ों की योग की वैज्ञानिकता को प्रेषित कीजिए, आप अपने आप को ये प्रदर्शित कीजिए कि वास्तव में आप योग के कलात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ में आप एक ऐसे वक्ता भी हैं जो न केवल कलात्मकता अपितु वैज्ञानिकता को भी सिद्ध कर सकते हैं। आप वो शिक्षक हैं, वो छात्र हैं जो आप न केवल वैज्ञानिकता अपितु उसकी प्रासंगिकता को भी सिद्ध कर सकते हैं, न केवल प्रासंगिकता बल्कि उसकी नैतिकता को भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए बनाया तो परमाणु बम भी वैज्ञानिकों ने, लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता सिर्फ वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शंस का एक थियरी है जिसको मैड थियरी बोलते हैं, म्यूचुअल ऑल डिस्ट्रक्शंस होती है, मैड थियरी आती है बस परमाणु बम से, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई आप योग के यदि विद्यार्थी हैं तो आप योग की वैज्ञानिकता के उस तत्वों को प्रदर्शित कीजिए जो आप समझते हैं कि हाँ मुझे यही तत्व, यही संयम, यही तथ्य मुझे रखना है उन तमाम वैज्ञानिकों के सामने, यही तत्व है, ना केवल आसन। इनफैक्ट आप यम नियम आसन प्राणायाम, अब आप ये कहेंगे अरे साहब कला को तो हम सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं, तो एक बात जान लीजिए, हर वो चीज आज जो विज्ञान है ना वो कल कला थी। आज भाई पृथ्वी घूम रही है, पहले लोग इसको मानते थे अरे साहब ये तो कला है पृथ्वी का, बाद में गुरुत्वाकर्षण आया सिद्ध हो गया, कह रहे ये तो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी चंद्रमा सूर्य का जो ये एक दूसरे को लटकाए हुए हैं, ये तो गुरुत्वाकर्षण है। 11.2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से यदि आप कोई चीज फेंक दें तो पृथ्वी पे वापस ही नहीं आएगी, वही उसका क्रांतिक वेग होता है, उसके बाद वो उड़ जाएगी यहाँ से। तो ये वैज्ञानिकता थे, वैज्ञानिकता अब हुई है, कलात्मकता ये पहले थी कि पृथ्वी पे चीजें गिरती है नीचे, ये पृथ्वी की कला है, पृथ्वी हमारी देवी है, आराध्या है इसलिए गिरती है, ये कलात्मकता थी। अब वो वैज्ञानिकता हो गई है। ऐसे ही जिस विषय को आप समझते हैं कि वो सिर्फ कलात्मकता है, नहीं, वो कलात्मकता यदि आज है तो कल की वो वैज्ञानिकता है। एक बात और जान लीजिए, यदि आप नहीं सिद्ध करते हैं इस कलात्मकता को तो यकीनन कोई ना कोई योग का एक ऐसा छात्र आएगा जो इस विषय को सिद्ध कर दिखाएगा कि वास्तव में योग की कलात्मकता कितनी निहित है, योग की कलात्मकता कितनी वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता तभी सिद्ध होगी जब आप सूक्ष्म से लेकर प्रेरण तक, अन्योन से लेकर सूक्ष्म तक, मतलब हर तथ्यों को इस प्रकार से प्रतिपूरित कर दिखाएं कि हाँ योग की वैज्ञानिकता सिद्ध होती प्रदर्शित हो जाए। आज योग पूरे विश्व में सिर्फ मोदी जी या अन्य माध्यमों से गुजरा हो, किसी भी तरीके से पूरे विश्व में किया जा रहा हो, ये हमारी पूरी महत्ता नहीं है। आज हम विश्व योग दिवस मना रहे हैं, इसका सिर्फ क्रेडिट ये नहीं है कि हाँ पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचा दिया गया है। भाई योग का विश्व वैश्विक दिवस तब और सुसज्जित हो जाएगा। भाई जब आपके घर दीपावली होती है तो आप अपने घर को सजाते हैं, होली होती है तो खुद को सजाते हैं, तो वैसे ही आप योग दिवस को सजाइए ना, आप ढूंढ के निकालिए ना, कुछ ऐसी मौलिकता निकालिए ना जो आपको ये सिद्ध करा दे कि हाँ वास्तव में योग का एक वैज्ञानिक विषय भी है, योग एक वैज्ञानिक विषय वस्तु भी है, योग एक ऐसा विषय वस्तु है जो आपके तथ्यों को पूरित कराता है। अरे भाई योग में आपको नौकरी चाहिए, आपकी योग्यता के आधार पे, आपकी डिग्री के आधार, आप क्या चाहते हैं कि योग में आप जुड़े, सिर्फ आपको योग ने, देखिए हम योग को नहीं चुनते हैं, योग हमें चुनता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको योग ने चुना है, और यदि आपको योग ने चुना है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आए किसी कंपटीशन को निकालें और आप योग में कोई अधिकारी बन जाए। अभी हरियाणा के एक एसडीएम साहब ने एक विवेचन
नोटिफिकेशन दिया राष्ट्रपति भवन में कि भैया योग को यूपीएससी और पीसीएस में भी लेके आइए, लेकिन क्या हम अधिकारी बन के योग को जी पाएंगे क्या? अरे भाई, योग विषय हो सकता है, लेकिन योग विषय के अन्यत्र भी बहुत कुछ है। समाज शास्त्री ही थे वो जिन्होंने समाज के आयाम को सिद्ध किया, वो भौतिक शास्त्री ही थे जिन्होंने भौतिक के आयाम को सिद्ध किया, और आज भौतिक को हम एक विज्ञान के तौर पे समझते हैं। वो बॉटनिस्ट थे, वो एनाटोमिस्ट थे, वो जूलॉजिस्ट थे, वो साइकेट्रिस्ट थे, जिन्होंने अपने विषय वस्तुओं को इतना सुसंगठित तौर पे संदर्भित कर दिया कि हम पूरे विश्व में इन विषय वस्तु को प्रासंगिक मानते हैं। भाई आज किसी का सर फट जाए तो वो योग अध्यापक के पास कभी भूल से भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पता है जी ये तो जब तक ये तो मैं तो मर ही जाऊंगा अगर गया तो, क्योंकि उसको जाना है किसके पास जो स्टिचेस लगा सके सर फटने के दौरान। आप अपने आप में क्या है, यदि उसको मान लीजिए कष्ट है तो वो सिर्फ योग अध्यापक को नहीं मानता है, उसके पास कष्ट के अलावा वो साइकेट्रिस्ट को भी ढूंढता है। लेकिन आप सभी को पता है कि यदि वो चाहे तो ना केवल साइकोलॉजी, इनफैक्ट वो चाहे तो सिर्फ एक योग अध्यापक के पास आ सकता है। आज मैं अपने इस विषय वस्तु से आप पूरे विश्व में, मतलब जहां तक मेरी आवाज होगी और जितने अनादिकाल तक ही आवाज होगी, मैं आप सभी को यही प्रासंगिक बनाना चाहता हूं कि मरणात त्रायत इति मंत्र या आसेत इति आसनम या स्तरम सुखम आसनम सिर्फ इतनी ही प्रासंगिकता नहीं है। आप सभी को वो तत्व भी डेवलप करना है जिसमें आप एक यौगिक प्रकरण से होते हुए एक एनाटॉमी भी अपने आप को फुलफिल कर पाए, एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम से होते हुए व्यक्ति को आप एक संप्रज्ञात अवस्था में लेके आ पाए, आप एक आधिदैविक व्यक्ति को आदि भौतिक अवस्था में या आदि भौतिक अवस्था से आदि दैविक अवस्था में ये परिवर्तन कर सकने की जो क्षमता है आपके अंतरंग में, वो आप प्रेषित कर पाए। इतनी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। आज आपके सामने योग की न जाने कितनी वो आपके सामने प्रासंगिकताएं अवस्थित हैं, खड़ी हैं, जिसमें आप योगा के बिजनेस में, योगा के इकोनॉमी में, योगा के ट्रेड्स में, योगा के सेल्स में, योगा के मैनेजमेंट में, योगा के कॉमर्स में, योगा के एक्चुअल फैक्ट में, योगा के आर्ट में, योगा के साइंस में, योगा के फैक्टराइजेशंस में, इन सारे तत्वों में आपको जाना है। लेकिन आप इन सारे तत्वों में तो मित्रों तभी जा सकते हैं जब आपके पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी हो जो आपके अंतरंग को इस प्रकार से पूरित करे, वास्तव में ये सिद्ध कर पाए कि हाँ आप अब संप्रज्ञात अवस्था में है। योग की वैज्ञानिकता और योग की कलात्मकता। पिछले दिनों मैं नैनीताल विश्वविद्यालय के लिए एक व्याख्यान माला में भाग ले रहा था, और मैं अपने व्याख्यान में योग के मैनेजमेंट की बात रखूंगा कि भाई देखिए, योग की कलात्मकता और वैज्ञानिकता आपके अंतरंग से शुरू होकर और आपके बहिरंग तक जाती है, और बहिरंग से अंतरंग में तक आती है। मतलब ये वाइस वर्सा चलती है। वाइस वर्सा चलने का मतलब है, अब जैसे एक कुलाम ने थियरी दी 1/4 पाई Q0 = Q1/Q2/R², ये थियरी दी उन्होंने। मतलब मतलब अनंत से किसी विद्युत को किसी तार तक लेके आने में जो भी कार्य किया जाता है वो उसका विभव है, वही उसका विभव अंतर है। भाई उसने सिद्ध किया कुलाम ने, और यही सिद्धता आज जो इंडिया में सिद्ध है वही अमेरिका के लिए भी कुलाम की परिभाषा यही है। भाई ओम थियरी यही कहती है कि क्या कहते हैं कि जो प्रतिरोध है वो रेजिस्टेंस जो है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ओम ने थियरी दी। लेकिन हमने क्या थियरी दी? हमारे पास में कोई थियरी है क्या? हम ऐसी कोई थियरी डेवलप कर सकते हैं क्या कि हाँ भैया जो हमने यहाँ किया है, यदि हम x के बाद y करेंगे तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट z होगा? ऐसी कोई लॉगियस थियरी है हमारे पास में? ऐसी कोई इम्पैक्टफुल थियरी है हमारे पास में? नहीं है, और ना ही हम कर पाए हैं। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय के लिए हम इस विषय वस्तु को लेके चलेंगे भी। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि जब हम शुरू होते हैं तब तो हमारे अंदर बहुत प्रेरणा होती है कि हम चलेंगे सर, और हम वो चीज़ें ढूंढ निकालेंगे जो हमें करनी है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हम अपने इस विषय से विषयांतर हो जाते हैं और उन सारी चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों से इतने कट जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं। फिर हम टिप्पणियां करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो ये कर रहा है तो मैं ये क्यों नहीं, मैं वो कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं। यही सारी विषय वस्तु है। तो आज का जो पूरा जो संदर्भ था मेरा, वो सिर्फ इतना ही था कि योग की वैज्ञानिकता, योग क्या कला है या यौगिक विज्ञान है? मित्र, योग कला भी है और विज्ञान भी है। मित्रों, योग कला सिर्फ इस बात पे नहीं है कि वो उसे आपको परफॉर्म करना है, वो इसलिए भी है क्योंकि वो चीज़ें अभी सिद्ध नहीं हुई हैं। वो तब तक जब तक सिद्ध नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत गूढ़ ज्ञान रखे हुए हैं। इनफैक्ट पतंजलि का हर एक सूत्र अपने आप में बिल्कुल अपने आप में ही वो पतंजलि योग सूत्र है, मैंने आपको बताया अभी पिछले व्याख्यान में। तो कहने का तात्पर्य है कि योग की कलात्मकता को तो हम निर्धारित कर ही रहे हैं, योग की वैज्ञानिकता पर भी हमें बहुत प्रश्न चिन्ह लगाना है, और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह। क्योंकि जब तक आप हमारे PhD में एक बात कही जाती है कि जब तक
तक आप क्वेश्चनियर नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप अपने पीएचडी को सबमिट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना प्रश्न के आप उसका उत्तर ही नहीं प्राप्त करना चाहेंगे। तो भैया प्रश्न ढूंढो और प्रश्न ढूंढने के बाद से उसका उत्तर दो, प्रश्न को प्राप्त करो और फिर प्रश्न के बाद से आप उत्तरित करो कि एक को, ना केवल स्वयं को, अपितु आप पूरे समाज संसार को आप उत्तरित कर सकते हो। आइंस्टाइन जो थे E=mc², तो उन्होंने खोजा, लेकिन आपको पता है वो उनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश प्रभाव के लिए दिया गया। उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि प्रकाश जो है वो केवल तरंग ही नहीं है, अपितु वो कण भी है। भाई ये गुण आपके अंदर आना चाहिए। आप पहले बोलते हैं कि नहीं प्रकाश जो है वो एक तरंग है, आपने मान लिया, लेकिन खुद ही 10 साल बाद उन्होंने सिद्ध किया, कह रहे नहीं प्रकाश तरंग तो है, ये कण भी है। ये योग्यता आनी चाहिए। भाई आप लगातार उसमें लगे रहो, तभी तो 10 वर्षों के बाद से, अब वो यदि ये सिद्ध कर दिए कि भाई प्रकाश एक तरंग है और सिद्ध करके वो निकल लिए, तो कौन जानता कि प्रकाश एक कण के भी गुण को रखता है अपने अंतरंग में। प्रकाश फोटान के तौर पे चलता है, कैसे जान पाते? वो अनवरत लगे रहे, मतलब वो एक प्राप्त करने के बाद दूसरी अवस्था के लिए लगे रहे। प्रकाश की अवस्था को आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि शून्य से लेकर शिखर तक वो कैसे पहुंचे। वैसे ही हम योग अध्यापकों की भी ये बहुत नैसर्गिक आवश्यकता पड़ती है। और इनफैक्ट मैं भी समझता हूं, और आप भी इस विषय से बहुत संदर्भित होंगे, कि हमें ये सिद्ध करना होगा कि यदि एक आसन आज हमारे लिए नैसर्गिक है, यूनिवर्सल इन नेचर है, तो उसका जो अप्रोच है वो इंटरनेशनली किस तरीके से वो यूनिवर्सल इन नेचर को सिद्ध कर पाएगी। यही योग की वैज्ञानिकता है और यही पूरा प्रकरण भी है जिस विषय पे आज मैं बात करना चाहता था। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले कई घंटों से मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है 1 घंटे 12 मिनट हो चुके हैं मुझे बोलते हुए। तो इस प्रकरण में हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े, तो आज की व्याख्यान वाला यहीं समाप्त करते हैं। और आशा करता हूँ मैं कि भविष्य में योग शिक्षक संघ आपको और हम सभी को वो मौका देता रहेगा कि हम एक दूसरे को जोड़ पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शांति पाठ करते हैं, छोटा शांति पाठ, और फिर वाणी विरामित होगी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा यद भद्रम तन्या। ओम शांति शांति शांति।